प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत के हाथ बड़ी डिफेंस डील लगी है। सऊदी अरब ने रियाद डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत से 155 mm तोपखाने के गोले की खरीद को लेकर बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार यह कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड MIL को मिला है, जिसकी कीमत $225 मिलियन है। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। ये भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फंक्शनल ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 से इसे 41 इकाइयों के साथ 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभाजित कर दिया था। UAE भारत से खरीदता है तोप के गोले। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 2017 और 19 में संयुक्त अरब अमीरात ने भी क्रमशः 40,000 और 50,000 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले खरीदे थे। 2017 में ऑर्डर का मूल्य लगभग $40 मिलियन और 2019 में $46 मिलियन था। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर इस कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है। MIL भारतीय रक्षा मंत्रालय की सहायक कंपनी है। ये 155 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर और 125 मिलीमीटर के गोला बारूद की एक विस्तृत श्रृंखला को बनाती है। तोपखाना के अलावा यह कंपनी कई अन्य सैन्य उपकरणों के लिए भी गोला बारूद प्रदान करती है। 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड बहुत बड़ा गोला है। 155 मिलीमीटर राउंड एक बहुत बड़ा गोला होता है। इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं, जिनमें डेटोनेटिंग फ्यूज, प्रोजेक्टाइल, प्रोपेलेंट और प्राइमर शामिल है। प्रत्येक गोला 155 मिलीमीटर या 6.1 इंच व्यास का होता है। ऐसे एक गोले का वजन 45 किलोग्राम होता है। यह 2 फीट लंबा होता है। ऐसे गोलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से होवित्ज़र सिस्टम में किया जाता है, जो डे पैमाने पर तोपों को कोणों की सीमा से अलग करते हैं, जिस पर उनके बैरल को रीसेट किया जा सकता है। सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों को ख़त्म करने के लिए जमीनी सैनिक बड़े पैमाने पर होवित्ज़र तोपों की मांग करते हैं। ऐसे गोलों के जरिए सैनिक 24 से 32 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। इससे दुश्मन को आने वाली फायरिंग के बारे में ज़्यादा चेतावनी नहीं मिलती है। भारत से 155 मिलीमीटर के गोले खरीदने वाले देशों में संयुक्त अरब अमीरात और आर्मेनिया के बाद अब सऊदी अरब का नाम भी जुड़ गया है। इसके अलावा एक नाम ग्राहक संभवतः पोलैंड या स्लोवानिया ने भी भारत से तोपखाने के गोले को खरीदा है। इस सौदे को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में शीर्ष पर है। वो अब तक छोटे मोटे हथियारों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। पाकिस्तान में भी सैन्य मदद की आड़ में सऊदी अरब से अरबों डॉलर का कर्ज और तेल लेकर फ़ायदा उठाता था। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच इस डिफेंस डील को पाकिस्तान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आइए हम एक भारतीय मूल की लड़की के बारे में बात करें, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। भारतीय मूल की भवानी पटेल का नाम आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। दरअसल पटेल US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनावी दौड़ में शामिल है। उन्होंने यह सफ़र बेहद मुश्किल हालात में तय किए हैं। एक समय ऐसा था जब वो अपनी मां की मदद के लिए इंडिया ऑन व्हील्स नाम के एक फूड ट्रक चलाती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना एक टेक स्टार्टअप शुरू किया था। अब वो अमेरिकी संसद के चुनाव में किस्मत आजमा रही है। पिछले साल किया था ऐलान। 30 वर्षीय पटेल ने पिछले साल 2 अक्टूबर को 12वें पेंसिल्वेनिया जिले से कांग्रेस का दामन थामने के फैसले की घोषणा की थी। वर्तमान में यहाँ पटेल की डेमोक्रेटिक पार्टी की साथी समर ली प्रतिनिधि हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में समर ली की लोकप्रियता में खासी कमी देखने को मिली है। उल्लेखनीय कि समर ली कुछ सांसदों में से एक है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अमेरिकी कांग्रेस के ऐतिहासिक संयुक्त संबोधन का विरोध किया था। $3 लाख जुटाए हैं। 23 अप्रैल को होने वाले प्राइमरी चुनाव के लिए भाविनी पटेल ने $3.10 लाख से अधिक की राशि जुटाई है। उनका कहना है इसमें से मुश्किल से 70% राज्य के अंदर से जुटाया गया है। भाविनी पटेल को लगभग 33 चयनित अधिकारियों की ओर से समर्थन भी मिला है। इनमें छोटे शहरों के मेयर समेत काउंसिल सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। बता दें कि भाविनी पटेल राष्ट्रपति जो बाइडेन की कट्टर समर्थक हैं। वो बाइडेन को अमेरिका का सबसे प्रोग्रेसिव राष्ट्रपति मानती हैं। वाशिंगटन यात्रा के दौरान पटेल ने कहा था, हमने लोगों से उनके घर जाकर संपर्क किया है, एक एक व्यक्ति से बात की है। क्षेत्र के लोग ऐसे कैंपेन को समर्थन देने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जिनका उद्देश्य पेंसिल्वेनिया को विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। इस जिले में रहने वाले समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,
इनका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। बता दें कि भावनी पटेल की मां मूल रूप से गुजरात की थी। अपनी मां के संघर्ष को लेकर भावनी पटेल ने बताया, वह जब इस देश में आई तब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अकेले मुझे और मेरे भाई को पाला पोसा। हमें अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। मेरी माँ ने बहुत कुछ सहन किया। वो रेस्तरां में बर्तन धुलने से लेकर मोटर इंडस्ट्री तक कई तरह के काम किया करती थी। बाद में उन्होंने वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में फूड ट्रक का काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पिछले 25 साल से फूड ट्रक का संचालन कर रहा है। पावनी ने कहा कि हमारे फूड ट्रक का नाम इंडिया ऑन व्हील्स है। मैं इसी में काम करते हुए बड़ी हुई हूँ। हमारा एक फूड ट्रक पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के कैंपस में था और दूसरा कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी कैंपस में। इनमें उत्तर भारतीय खाना परोसा जाता है। बता दें कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाली भावनी पटेल अपने परिवार की पहली शख्स हैं। भावनी को ऑक्सफोर्ड से मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। चीन और मालदीव की बढ़ती निकटता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने मुइज़ू प्रशासन को ऋण संकट के प्रति आगाह किया है। चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेने वाले मालदीव को आगाह करते हुए IMF ने कहा है कि मालदीव को तत्काल अपनी नीति बदलने की जरूरत है। IMF ने कहा है कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच मालदीव ने चीन से अरबों रुपये उधार लिए हैं। ऐसे में हिंद महासागर में रणनीतिक अहमियत वाले इस देश को तत्काल अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए। IMF ने मालदीव की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा, अगर मालदीव महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव नहीं करता है तो देश का कुल राजकीय कोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण अधिक बने रहने के अनुमान है। गौरतलब है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। देश के राजस्व का लगभग 1/3 हिस्सा दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों से आता है। कोरोना महामारी के बाद देश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक उभरी है, लेकिन इसके बावजूद उसे चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लेना पड़ा है। IMF ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से एयरपोर्ट विस्तार और होटलों की संख्या में वृद्धि से मालदीव का आर्थिक विकास तेज हो सकता है। IMF ने कहा कि अनिश्चितता बनी हुई है। मालदीव पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने का खतरा है। विश्व बैंक के मुताबिक मालदीव के वित्त मंत्रालय ने 2021 में स्वीकार किया था कि उनके पास $3 बिलियन से अधिक विदेशी ऋण है। इसका 42% हिस्सा चीन का है। ऐसे में IMF की चेतावनी मालदीव की आर्थिक सेहत के लिए निवेश से अहम मानी जा रही है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि लक्षद्वीप के बहाने मालदीव के मंत्री चीन को खुश करने में लगे हैं, क्योंकि चीन के कर्ज तले मालदीव जबरदस्त तरीके से दबा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2014 में चीन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान चीन मालदीव का एक मैत्री पुल बनना शुरू हुआ, जबकि यहीं के तकरीबन 17 द्वीपों को पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए करीब 400 अरब डॉलर का कर्ज भी चीन ने मालदीव को दिया और इन द्वीपों को अगले 50 साल के लिए पट्टा करवा लिया। गौरतलब है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी के बीच पर्यटन के मोर्चे पर मालदीव संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप प्रवास के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आक्रोशित नेटिजन्स ने भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम चलाई। दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद इतना आगे बढ़ा कि भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर आधारित होने का अंदाजा इसी से होता है कि यहाँ विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन सीधे तौर पर मालदीव की GDP का लगभग चौथाई हिस्सा है। पर्यटन यहाँ प्रत्यक्ष रोजगार का भी बड़ा जरिया है। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में पर्यटन का योगदान 1/3 से अधिक है। यदि पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ के कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 70% तक बढ़ जाएगा। यह भी दिलचस्प है कि 2023 से पहले कुछ वर्षों में मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2018 में देश के पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.1% थी। इस साल भारत से 90,474 लोग मालदीव घूमने पहुंचे तो पर्यटकों के आगमन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। 2019 में 2018 की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या में भारत पर्यटक द्वीप देश पहुंचे, जो अन्य देशों के मुकाबले दूसरा सबसे ज़्यादा आंकड़ा था। दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे मधुर रिश्तों में कड़वाहट 2023 के मालदीव आम चुनाव के बाद आई। दरअसल मालदीव में 9 और 30 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार और माले के मेयर मोहम्मद मुइज़ू ने भारत समर्थक और निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराया और मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुइज़ू की पार्टी ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया था, जिसमें वहां मौजूद करीब 70 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का चुनावी वादा था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं एक नई खबरों के साथ। धन्यवाद।